गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग।
ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। तुम लोगों की गुड इवनिंग। तादाद कम हो गई है। 80 से सीधे 35 पे जंप कर गए तुम लोग। 70-80 बच्चे आते थे, अब 35 रह गए सिर्फ। ठीक है। लास्ट टाइम ग्रेविटेशन कवर कर रहे थे, है ना? ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया था, कैपलर्स लॉ तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने, याद है? बाइंडिंग एनर्जी वगैरह सब करा दिया था, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। यस मैम। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हमें उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, कर पाओगे क्या? क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on earth's surface is g if the diameter is reduced to 1/3 mass remains unchanged। ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा ये बताना है। कितना चेंज आएगा? देखो, जी डैश, जी किसके बराबर होगा बेटा? जीएम अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है, अर्थ पे, सरफेस पे। तो ये तो सरफेस का है। अगर अब क्या बोल रहे हैं कि डायमीटर को हमने क्या कर दिया है, 1/3 कर दिया है, और मास कांस्टेंट है, तो मास एज इट इज। स्क्रीन शेयर नहीं करी क्या? शेयर तो है। अच्छा, आंसर दे रही हूँ। हाँ, आर क्या हो जाएगा? रेडियस। अगर डायमीटर का 1/3 हुआ है तो बेटा रेडियस का भी 1/3 होगा, r/3 का स्क्वायर। देखो, जी डैश किसके बराबर आई? ये 3 3 9 ऊपर चला जाएगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा जी डैश मेरा कितने टाइम्स हो गया? 9 टाइम्स ऑफ जी आ गया, ठीक है? तो आंसर क्या है? 9। और ये तुम्हारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? मेरे पास दो प्लैनेट हैं, ए और बी। वो दोनों प्लैनेट किसी एक कॉमन स्टार के क्या लगा रहे हैं? ऑर्बिट में घूम रहे हैं। एक का रेडियस आर ए है, दूसरे का रेडियस आर बी है, ठीक है? मान लो मेरे पास दो ऑर्बिट्स हैं, इन दो ऑर्बिट्स में हमारे पास ये मेरा कॉमन स्टार है, जिस स्टार के आसपास क्या कर रहे हैं भाई? वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? मान लो ये प्लैनेट बी है, ये प्लैनेट ए है, ठीक है? तो इसमें तुम्हें क्या दिया हुआ है? दोनों प्लैनेट्स की ऑर्बिटल रेडियस दी हुई है कि ऑर्बिटल रेडियस जो है आर बी की बेटा 2 टाइम्स है आर ए के। दूसरा क्या दिया है कि जो प्लैनेट बी है वो हैवियर है प्लैनेट ए से। तो प्लैनेट बी कितना हैवियर है बेटा? 4√2 टाइम्स हैवियर है एज कंपेरेटिव टू ए। ये दो चीजें दी हुई हैं। सवाल में पूछा है कि हमें एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताइए, एल बी अपॉन एल ए करके बताइए कि एल बी अपॉन एल ए कितना आता है, ठीक है? अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एल इक्वल्स टू एम वी आर। आर रेडियस है मेरे पास, गिवन है। एम मास है, गिवन है। वी क्या होती है? वेलोसिटी। वी है वेलोसिटी, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। अब जब पार्टिकल किसी और, सॉरी नॉट पार्टिकल, अगर कोई प्लैनेट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस प्लैनेट के पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट जी एम अपॉन ऑर्बिटल रेडियस अपॉन आर, यही आएगा। तो मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा? स्मॉल एम यानी मास ऑफ प्लैनेट, अंडर रूट जी कैपिटल एम, ये स्टार का मास है भाई जिसके अराउंड तुम्हारा पार्टिकल रिवॉल्यूशन कर रहा है, अपॉन स्मॉल आर, ये आर यहाँ आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम का जो मेन फॉर्मूला आया वो आया स्मॉल एम कैपिटल जी कैपिटल एम। अब देखो ये रूट आर था बेटा, ऊपर आर था, तो ऊपर रूट आर बच जाएगा ना, ये अंडर रूट जी एम आर। तो अब देखो, अगर मैं एल बी अपॉन एल ए करने लगी तो क्या लिखोगे? मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए।
अब देखो ग्रेविटी कैपिटल जी और कैपिटल जी दोनों में कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। सिमिलरली कैपिटल एम, क्योंकि स्टार जो है वो दोनों में कॉमन है, तो कैपिटल एम भी कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, आर बी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर ए। ये दोनों चीजें गिवन है, क्या हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं? बोलो, ये समझ में आया किसी को? कैपिटल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल एम वो होता है जिसके अराउंड तुम्हारा सर, जिसके अबाउट तुम्हारा सैटेलाइट मोशन करता है। तो वहां पर सैटेलाइट अर्थ के मोशन करता था, यहाँ पर तुम्हारे पास प्लैनेट्स जो है किसी स्टार का मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार का वो आएगा ना मास, तो मास ऑफ स्टार दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो एम बी अपॉन एन ए करेंगे तो कितना बचेगा, 4√2 रूट आर बी अपॉन आर ए। आर बी देखो, आर बी अपॉन आर ए कितना है, ओके एक सेकेंड, आर डायरेक्ट आया ना, ठीक है। आर बी अपॉन आर ए कितना है, 2/√2/1। तो बेटा √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, तो यानी ये आया 8:1। तो आंसर क्या आया बेटा, इंटीजर में आंसर क्या लिखोगे आप यहाँ पर, 8। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर कितना आया है, 8 आया है। बोलो हो जाएगा Yes, सवाल? ma'am. ये वाला देखो क्या कह रहा है, एक सैटेलाइट है जिसका मास 100 kg का है, 100 नहीं 1000 kg का है। उसको हमने अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, और जो ऑर्बिट है वो अर्थ की सरफेस से 270 किलोमीटर की हाइट पे है। सपोज ये अपनी अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस से जो ऑर्बिट है जहां पर तुम्हारा सैटेलाइट है, वो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है बेटा, 270 किलोमीटर की हाइट पे है, करेक्ट। ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सैटेलाइट की इस ऑर्बिट में, तो इस ऑर्बिट में आपका सैटेलाइट भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बताओ ऑफ सैटेलाइट। क्या हमने तीनों फॉर्मूले सीखे थे, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, है बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच अपॉन 2। क्या यही काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर्मूला? Yes, ma'am. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सैटेलाइट की, अगर तुम्हारा सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। दोनों का ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी तुम्हारे पास उस सैटेलाइट की। सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस जी एम अपॉन 2 × R+H। क्या कैपिटल एम स्मॉल एम को डिनोट करने की जरूरत है? कैपिटल एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ जिसके अराउंड क्या हो रहा है, ऑर्बिट कर रहे हैं। कोई भी प्लैनेट हो सकता है, कोई भी स्टार हो सकता है, ये एक कॉमन पॉइंट है जिसके अराउंड रिवॉल्यूशन होगी, ठीक है। स्मॉल एम क्या हो जाएगा, सैटेलाइट का मास, ठीक है। आर क्या होगी बेटा, कैपिटल आर बता दो क्या हो सकता है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ या जो भी प्लैनेट हो। एच क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम फ्रॉम अर्थ सरफेस, है ना। अर्थ की सरफेस से प्लैनेट जो भी आपका सैटेलाइट है उसकी हाइट कितनी है। तो देखो बेटा इसीलिए आर ई ये हो गया और एच ये हो गया, तो इस यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आती है आर प्लस एच। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटा कैपिटल जी की वैल्यू भी है, देखो मास भी दिया हुआ है अर्थ का, ये देखो अर्थ का मास दे रखा है ना, रेडियस दे रखी है अर्थ की, एच दे रखा है 270 किलोमीटर, सैटेलाइट का मास भी दे रखा है 1000। क्या हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं बहुत आराम से फॉर्मूले में Yes. वैल्यू रख के? तो ये कैसा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ये सब तुम्हारे PYQs है, ठीक है। ये वाला अभी थोड़ी बाद में करेंगे, पहले ये वाला करिए। देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक सैटेलाइट है
which is orbiting the earth is 9 times closer to the earth. कि कोई सैटेलाइट जो है अर्थ से 9 टाइम क्लोजर है एज कंपेयर टू मून, है ना, एज कंपेयर टू मून, ठीक है। अगर मून का टाइम पीरियड 27 डेज का है तो उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा, आप हमें वो बताइए। तो बेटा टाइम पीरियड का मैंने तुम्हें एक ही फॉर्मूला लिखवाया था, इफ यू रिमेम्बर, क्या, टी स्क्वायर। हमने कहा था कि बेटा टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर, आर इज योर ऑर्बिटल रेडियस, कि जिस ऑर्बिट में तुम्हारा सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, उस सैटेलाइट की ऑर्बिट अपॉन वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी 2 पाई आर नॉट। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आती थी बेटा, अंडर रूट जीएम अपॉन आर नॉट, रूट में आर नॉट आता था, तो ऊपर आर नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर, करेक्ट। मैं यहां से टाइम पीरियड लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, देखो 2 पाई, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा, अंडर रूट जीएम अपॉन अंडर रूट आर नॉट, हाँ ठीक है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट जीएम आर नॉट की पावर 3/2 ही होगा। अगर बेटा मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, स्केयरिंग बोथ साइड करूं तो टाइम पीरियड का स्केयर हो गया, ये 4 पाई हो जाएगा, आर की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब, बोलो, आर की पावर क्यूब हो गई अपॉन जीएम हो गया, यस। तो मेरे पास टाइम पीरियड का देखो ये रिलेशन आया कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। देखो 2 पाई जीएम ये कांस्टेंट टर्म है ना बेटा जी, है ना, 2 पाई जीएम ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो टाइम पीरियड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, क्या याद रखना है, कैपलर्स का थर्ड लॉ, आर नॉट किसके बराबर है, 3/2 के। स्केयरिंग बोथ साइड करने से टाइम पीरियड का स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, आर नॉट के क्यूब के, करेक्ट, हाँ या ना। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जो भी कांस्टेंट है इसको आप के मान सकते हो कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट आर नॉट क्यूब, है ना, कांस्टेंट है। ओके, तो अब क्या लिखोगे, देखो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू आर नॉट 1 स्क्वायर अपॉन आर नॉट 2 स्क्वायर, क्योंकि मुझे तो दोनों का कंपैरिजन करना है ना, इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। T1 क्या मान लो, मून का टाइम पीरियड, तो मून का टाइम पीरियड कितना है बेटा, 27 दिन, तो मैं 27 का स्क्वायर कर दूं अपॉन T2, उस प्लैनेट का निकालेंगे कि उस सैटेलाइट का कितना होगा, पता नहीं है, ये फाइंड करना है। R01, R01 क्या होगा, अगर टाइम पीरियड मून का लिया है तो रेडियस भी किसकी लिखोगे बेटा, मून की। मैं मान लेती हूँ अर्थ से मून की रेडियस कितनी है, R है ना, R है, तो मुझे ये बताओ R02 कितना हो जाएगा, बोलो। R0 देखो क्या बताया गया है कि कितना क्लोजेस्ट है, 9 टाइम्स क्लोजेस्ट है, तो बेटा 9 टाइम क्लोजर है तो कितना हो जाएगा, R02, R बाय कितना बनेगा बेटा, R/9, हाँ वेरी गुड, R/9 का स्केयर। तो क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं, R/9 का स्केयर, सॉल्व करो इसको। मैम आर नोट का मतलब रेडियस होता है, हाँ, ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है, और जिस ऑर्बिट में आपका प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है। ओके मैम। हाँ, तो देखो कैसे करोगे बेटा, ये 27 का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 9 9 जा 81 था बेटा, वो 81 ऊपर चला जाएगा ऐसे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 27 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, 27 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 81 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना आ गया बेटा, रूट करोगे तो देखो इसका रूट कर दो, तो 27 अपॉन 9, 9 3 जा 3, 3 आ गया ना, देखो इसका रूट कर दोगे ना टी का, अंडर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 81, तो 27 आ जाएगा सिर्फ
81 कितना आ जाएगा 9, 9 3 जा 27। तो टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ कितना आया बेटा 3 दिन। तो कितने दिन में अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेगा वो 3 डेज में, है ना। तो कहाँ गया टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना आया 3 डेज। बोलो ये समझ में आ गया। यस मैम। मैम जो 9 का स्केयर करने के बाद 81 आया था तो फिर वो ऊपर की साइड भी कर देना है न्यूमिनेटर बाय में। 9 है ना बेटा, r/9 है ना, यस तो मैम। 9 चला जाएगा ना। कॉपी में करो अपने में साफ साफ, r/9 है अपॉन में है तो वो ऊपर चला जाएगा ना। ओके मैम। हाँ ये वाला ट्राई करेंगे सारे बच्चे। देखो ये क्वेश्चन देखो खुद से। एक सैटेलाइट है विच इज लॉन्च इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू एन ऑर्बिट हुज रेडियस इज दिस। कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सेकंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट वन बाय अप्रोक्सीमेशन। सवाल समझ में आया। कह रहा देखो अगर मान लो कि पहला जिसको आपने r रेडियस में भेजा उसका टाइम पीरियड कुछ t1 होगा, तो t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का क्यूब, इक्वेशन 1। सेकंड वाला देखो, सेकंड वन वाला क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास जो रेडियस है वो कितना है 1.0, बेटा यही था ना टी स्क्वायर अपॉन r क्यूब। एक सेकेंड, अरे 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 बेटा, बेटा जी, हेलो 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 हेलो। यहाँ पर मैंने तो ये तो r का स्क्वायर किया है ना, यहाँ पे देखो क्यूब नहीं किया। 9 का क्यूब कितना बनेगा 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 करो। 720 हाँ 729। हाँ, तो ये क्यूब तो किया ही नहीं ना, यहाँ पे ये क्यूब होना था ना देखो। तो यहाँ ये 7 to 9 जाएगा इधर, है ना। यस और नो, 7 to 9, 7 to 9 का स्क्वायर कुछ बनेगा। सेवन टू नाइन का स्क्वायर कुछ बनेगा क्या। ट्वेंटी सेवन इंटू 27 देखो कितना बनेगा, 27 इंटू 27 कितना बनेगा बेटा। 729। हाँ 729, तो ये कट के 1 आ गया। तो टाइम पीरियड सिर्फ कितना आया है यहाँ पे 1 डेज, है ना। देखो तुम लोगों ने किसी ने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, 1 डे आया ना, 3 दिन की जगह कितना आया, ओनली 1 डे आया। ये क्यूब था ना, देखो लिखवाया तो था बेटा, ये क्यूब है ना, क्यूब जाना था यहाँ पे। अब ठीक है, बस टाइम पीरियड का स्क्वायर ही रहेगा। ओके, आ जाते हैं इस वाले में। तो अब ये कह रहा है कि अगर हमने किसी एक ऐसी ऑर्बिट में रखा जिसका रेडियस 1.03 टाइम्स ऑफ r है, उसका क्यूब यानी उसका कुछ टाइम पीरियड t2 होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। या फिर मैं लिख दूं कि t1 जो है r की पावर 3/2 के बराबर है, और कुछ टाइम पीरियड जो t2 है 1.03 r की पावर 3/2 के बराबर है। वो कह रहा है कि टाइम पीरियड सेकंड सैटेलाइट का कितने अमाउंट से लार्जर होगा, बस हमें आप
अप्रोक्सीमेशन बता दो, है ना। तो अब बताओ, या तो तुम्हारे पास ये है कि 1.03 R का 3/2 करो, उनको डिवाइड करके फिर वो परसेंटेज माइनस करके निकालो, है ना, या तो वो तरीका है, या क्या तरीका है, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन से कैसे निकाल सकते हो, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सीखना। करके देखते हैं, वेट। ओके, देखो ये जो इक्वेशन 1 है, मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, टाइम पीरियड की जनरल इक्वेशन लिखेंगे, ये सब हटा दो, जनरल इक्वेशन लिखो। जनरल इक्वेशन है T इक्वल्स टू R की पावर T स्क्वायर इक्वल्स टू R की पावर क्यूब, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा इसको समय के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, T एज इट इज, 3 आगे, R स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, dr अपॉन dt, हाँ या ना, यही बचेगा, 3R स्क्वायर dr बाय dt। इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। अब इक्वेशन 1 एंड सेकेंड को डिवाइड करने बैठो तो क्या बचेगा बेटा, देखो T/2, ये डिवाइड करोगे ना, ये T स्क्वायर से ये T कट गया तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, T/2। ये ऊपर R क्यूब था, यहाँ R स्क्वायर है तो क्या बचेगा, 1/3 इंटू R, करेक्ट बेटा, देखो। और यहाँ क्या बचेगा, अपॉन में dr, है ना, अपॉन में dr और dt ऊपर चला जाएगा, कुछ यही बचेगा। यस मैम। हाँ, अब एक काम करते हैं, हमें देखो मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड जो निकालने को बोला है अप्रोक्सीमेशन में बोला है, ठीक है। अब जरा करते हैं क्या, रीअरेंज करो, dt अपॉन टी करो, ये चला जाएगा यहाँ पे dr अपॉन r, देखो dr ऊपर r नीचे, इक्वल्स टू 2 यहाँ पर अपॉन में 3, dt को यहीं रहने दो, अपॉन में t ले आओ, ठीक है, कर दिया। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जहां से हम अप्रोक्सीमेशन r और t में निकाल सकते हैं। क्या किया है मैंने, ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड को मैंने टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया है और थोड़ा सा इनको रीअरेंज करा है, r वाली टर्म एक तरफ और टाइम वाली टर्म एक तरफ लिखी, ओके। अब dr बाय r में कितना फर्क है, देखो dr कितना है बताइए बेटा, dr कितना है, चेंज इन r, पहले वाला 1.03 R में से पहले वाला कितना था R, दोनों का चेंज कितना है, तो R का चेंज कितना आया, 0.3 R आया ना चेंज। तो यानी जो मेरे को कैलकुलेशंस करनी है वो यही तो है कि भाई R से रेडियस को इतना चेंज किया गया तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, चेंज ही तो चाहिए। तो dr यानी रेडियस का चेंज आप यहाँ पे लिखोगे 0.03 R अपॉन R, 2/3 मल्टीप्लाई बाय dt, यही तो फाइंड करना है, चेंज कितना आएगा टाइम पीरियड में, पहले कितना था टाइम पीरियड अपना, सपोज कर लेते हैं t था, करो बेटा इसको, r से r कैंसिल हो गया तो dt/t यानी टाइम पीरियड का चेंज कितना बनेगा, देखो यहाँ लिख दो, dt अपॉन कैपिटल T इक्वल्स टू 0.03, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये कितना आया dt/t 0.45, क्या यही है टाइम का चेंज 0.45, करेक्ट। अब ये पूछा होगा परसेंटेज में, क्योंकि न्यूमेरिक परसेंटेज में ऑप्शंस थे, इसके जो ऑप्शंस है ना परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं भाई, dt अपॉन टी मल्टीप्लाई 100
इक्वल्स टू 0.45 मल्टीप्लाई 100, तो कितना परसेंट आ गया बेटा? 45%। तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आया होगा? 45% का चेंज आया होगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड वाले जो क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सीमेशन में जब पूछा जाएगा तो कई बार बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि भाई ये कैलकुलेशन तो बहुत लेंथी है, r³ r⁻³ कैसे करें, तो इस तरीके से करनी है। ठीक है, ये बार क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन असर्शन 1 क्यों किया क्या कह रहे हो बेटा जी? मैम? इसे डिफरेंशिएट क्यों किया? सिंपल सॉल्व क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया ना, देखो अगर मान लो 1.0 टाइम लिखते आप, टाइम t स्क्वायर इक्वल्स टू 1.03, r की पावर कितना करना पड़ता? क्यूब। तो r की पावर क्यूब करते फिर उसका आप स्क्वायर चढ़ाते। सोच रहे हो ना, देखो यहां से मान लो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे आप, फिर इसका स्क्वायर चढ़ाओगे यहाँ पे सबका। तो पहले 1.03 3 बार मल्टीप्लाई करो, फिर उसका स्क्वायर निकालो, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना क्वेश्चन, और फिर भी आंसर नहीं आ पाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ठीक है। यस मैम। असर्शन पढ़ो क्या कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस टू इंफिनिटी। तो देखो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर फेंकना होता है तो मतलब क्या है, वो कौन सी वेलोसिटी से फेंकेंगे? एस्केप वेलोसिटी, यही तो बताई थी मैंने, मैम यही थी ना एस्केप वेलोसिटी, कि फाइनली v 0 हो जाती है और आपका r टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाता है। भाई फाइनल कंडीशन यही लगती है ना, फाइनली वेलोसिटी 0 और r टेंड्स टू इंफिनिटी। उस केस में क्या होगा, जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो तो लिखते हो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी 0, r टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब पोटेंशियल 0, तो यानी ये टर्म्स तो सारी 0 हो गई। तो यहाँ से क्या पता चला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वही किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के। करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या लिखवाया था? माइनस जी कैपिटल हाँ एम स्मॉल हाँ एम अपॉन आर प्लस एच। r+h। अब ये इनिशियल है, तो इनिशियली का मतलब क्या है कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ रखा होगा? सरफेस पे ही रखा होगा, तो ओनली r हो जाएगा। r+h तब होता है जब सैटेलाइट किसी हाइट पे हो। अब इनिशियली पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, देखो प्रोजेक्ट लिखा है ना, नीडेड टू प्रोजेक्ट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? ओनली r, क्योंकि अर्थ का रेट देखो, ये तुम्हारी अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो बेटा ये कितनी दूरी पे है? सिर्फ रेडियस r की दूरी पे ही तो है। तो काइनेटिक एनर्जी gmm/r के बराबर हो गई, बोलो करेक्ट आया ना। अब मेरे को इसको mgr के टर्म्स में लिखना है, तो r से मल्टीप्लाई कर दो, r से डिवाइड कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू क्या आया? देखो gm/r² हो गया, ये स्मॉल m एज इट इज, कैपिटल R एज इट इज। gm/r² किसके बराबर हो जाता है? स्मॉल g, स्मॉल g r। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई बेटा? mgr के बराबर आई ये तो यानी इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है कि सही है? फॉल्स है ना, हाफ दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी होती mgr है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? असर्शन फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। रीजन देखो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, बिल्कुल अभी देखा कि r टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब क्या ये मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी? बिल्कुल, अभी तक पोटेंशियल एनर्जी सारी नेगेटिव थी ना, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में थी, मैक्सिमम होगी तो कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। हम्म। ये वाला बताओ। असर्शन
The radius vector from the sun to the planet sweeps out equal area and equal interval of time. Thus, aerial velocity of the planet is constant. क्या है ये? इसका मतलब radius vector from the sun to the planet sweeps out equal area and equal interval of time. That means aerial velocity of planet is constant. अभी Kepler's law पढ़ाया था कि बेटा कि मेरे पास अगर ये कोई भी ऑर्बिट है जिसमें मेरा कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, सन एक फोकी पे सिचुएटेड होगा, सन एक सिचुएटेड होगा एक फोकी पे। मान लो मेरे पास कोई प्लैनेट पहले यहां बैठा हुआ है पोजीशन ए पे, अगर वो ए से बी पर चला गया तो मान लो ए से बी पर जाने पर, ए से बी पर गया तो उसने कितना एरिया कवर किया, ये सारा एरिया कवर किया ए से बी जाने पर। मान लो उसने ए से बी जाने का जो समय लिया वो कितना लिया, dt समय लिया। मान लो फिर ये तुम्हारा प्लैनेट पहुंचा यहाँ पे, ये प्लैनेट बेटा यहां से यहां आने पर कितना समय लेता है, फिर से dt समय लेता है। सपोज करो यहाँ b से सॉरी c से d आने पर उसने फिर से कितना समय लिया, dt समय लिया। अगर उसने ये dt समय लिया है, अगर इस टाइम इंटरवल में जो उसने एरिया कवर किया होगा वो एरिया बराबर होगा ट्रायंगल ऑफ ए बी, सन बीच में है, बराबर होगा सी डी एस के, है ना। तो ये इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो टाइम अगर इक्वल है तो एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। और ये क्यों होगा, क्यों होगा ये, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही प्लैनेट किसी स्टार के पास आता है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है, फटाक से पार कर देगा उसको। लेकिन जब दूर होगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। बट एरियल वेलोसिटी dA by dt ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो पहला आंसर क्या है, सही है या गलत है, पहला ऑप्शन ट्रू। सही है। रीजन, सेंट्रल फोर्स फील्ड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ये बताओ क्या रीजन सही है, समझाया था मैंने कि सन के अबाउट जो टॉर्क है वो क्या है, हमारी टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो कैसे है भाई, ये भी समझाया था, याद है कि भूल गए, टॉर्क वाला कि मेरे पास अगर ये हमारा सन, ये ऑर्बिट है जिसमें यहाँ सन बैठा हुआ है, यहाँ अपना कोई प्लैनेट है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है वो कैसी फोर्स होती है, सेंट्रल टू सेंट्रल फोर्स है ना भाई। ग्रेविटेशन फोर्स कैसी फोर्स है, सेंट्रल में एक्ट करती है, सेंट्रल में एक्ट कर रही है। तो एक बात बताओ, सन के अबाउट क्या मेरे पास टॉर्क आएगा, देखो टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, ठीक है। ये मेरा सन, ये मेरी प्लैनेट, दोनों के बीच में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी यही है, दोनों के बीच में फोर्स भी यही है और दोनों की डिस्टेंस भी यही है। तो यानी ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये क्या नहीं बना पा रही, ये टॉर्क नहीं जनरेट कर पा रही। बात समझ में आ रही है, ये टॉर्क नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पर टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क हो जाएगा जीरो सन के अबाउट। टॉर्क जीरो है तो हमने पढ़ा ही है ना कि फोर्स किसके बराबर होता है, dp बाई dt के बराबर। अगर फोर्स जीरो है तो dp बाई dt किसके बराबर आ जाता है, कांस्टेंट। सिमिलरली टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंटम कौन सा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, dl बाई dt। टॉर्क जीरो है तो dl बाई dt किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, सही है, ये भी ट्रू है और करेक्ट रीजन है असर्शन का, मतलब बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। ये वाला बताओ कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन। A planet takes 200 days to complete one revolution around the sun.
एक प्लैनेट सन को कंप्लीट करने में 200 दिन लेता है। अगर हमने सन से उस प्लैनेट की डिस्टेंस को 1/4 से रिड्यूस कर दिया तो अब कितने समय लेगा? अब बेटा तुम आराम से नहीं निकाल सकते। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले मान लो कितना था रेडियस, R स्क्वायर R1 स्क्वायर था, कितने से रिड्यूस कर दिया बेटा आपने? क्यूब लगाएंगे, सॉरी, कितने से रिड्यूस कर दिया? 4th से, 4 R/क्यूब। तो पहले कितना समय ले रहा था? 200 दिन, तो 200 का स्क्वायर करेंगे। T हमें यहाँ पे निकालना है, R³ अपॉन R³, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 R³ से R³ कैंसिल हो गया, ये आप निकाल लो यहाँ से, 200/64 इक्वल्स टू T स्क्वायर। 200 का भी यहाँ पर स्क्वायर है, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा? √ऑफ 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 64। तो रूट के बाहर क्या आएगा भाई? एक तो 200 बाहर आ जाएगा, 64 का रूट क्या होगा? 64 का तो शायद कोई रूट ही नहीं होगा। 100 मैम 64 का 8 होता है। 8 8 हाँ राइट, 8 हो जाएगा। 200/8 बाहर आ गया, करेक्ट। तो 200/8 कितने दिन लगेंगे? डिवाइड करो 200/8। 25 25। ठीक है, तो पहले 200 दिन में कर रहा था, अब देखो 25 दिन में कर लेगा, है ना? एक बार चेक कर लेती हूँ आंसर, हाँ है ना, बहुत सही। कितने दिन? 25 दिन। तो देखो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ये वाला करो क्वेश्चन, चलो। कब तक है तुम्हारी क्लास? 6:30 तक है ना? इसे सॉल्व करो। सारे मैंने करा दिए बैठा के, तुम्हें देख के जा रहे हो बस बैठ के। मैम 1 1 आ रहा है क्या? इसे एक सेकेंड, चेक करती हूँ। नहीं, ठीक से बताओ। 1 नहीं है, 1 कैसे हो जाएगा? चेंज ही नहीं हुई ना, पहले तो लेंथ L मानी होगी ना, अब L से कितनी हो जाएगी? H टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√L/g। ठीक है बेटा, जो हमारे पास पेंडुलम होता है उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g। ठीक है, अगर वो रेडियस
अर्थ की रेडियस r है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, आप g को पाई स्क्वायर मान सकते हो, इन्होंने बोला है। अब वो बोला है कि अगर हम इस पेंडुलम को h इक्वल्स टू 2r की हाइट पर ले जाते हैं, कहाँ ले गए पेंडुलम को, h इक्वल्स टू 2r की हाइट पर ले गए आप, तो यानी 2 हाइट पर ले जाओगे तो पहली बार टाइम पीरियड फिर कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, भाई ग्रेविटी चेंज हो जाएगी ना। तो क्या कह रहा है, देन द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, तो उस पेंडुलम की हमें लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी जिससे मेरा टाइम पीरियड चेंज ना हो। बात समझ में आ गई, टाइम पीरियड यही रखना है। तो देखो जी डैश निकालो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही होगा। जी एम अपॉन आर प्लस एच कितना है, 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम अपॉन कितना हो गया, सी आर का होल स्क्वायर हो गया, यानी 9r स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी जी डैश कितनी हो गई भाई, जी बाई 9। तो यहाँ पर अब तुम क्या लिखोगे, 2 पाई एल डैश को यहाँ पर एल डैश लिखोगे क्योंकि टाइम पीरियड मुझे सेम रखना है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। 2 पाई अंडर रूट एल डैश कितना हो जाएगा, वही हमें निकालना है। जी डैश कितना है बेटा, जी बाई 9, जी यहाँ पर 9 कहाँ रख दोगे, ऊपर, ठीक है। टी टी डैश के बराबर है, तो यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 9 एल डैश अपॉन जी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, रूट से रूट मर जाएगा इनका, तो एल किसके बराबर आया, 9 एल डैश के बराबर, और जो नई लेंथ आएगी एल डैश वो कितना हो जाएगा, एल बाय 9, कितनी हुई, एल बाय 9 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/9 मीटर कर लो या जो भी है, 1/9 हो जाए। ये वाला करो, करिए इसे। पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये अभी पढ़ा था, कितना, माइनस जी एम एम अपॉन आर, किसी हाइट पे ले जाओगे तो वो आर प्लस एच हो जाएगा, दोनों को माइनस करके निकालो कितना आ रहा है। मैम 2/3 mgr। 2/3, यस मैम 2/3 gmr। जनवरी में, ठीक है, एक मिनट चेक करने दो, 25 जनवरी तो चली गई। हम्म 3/2 आ रहा है, 2/3, मैम 2/3। हाँ ठीक आया, 2/3 है ना।
पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही तो निकालने को बोला था, तो क्या कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब चेंज की बात कर रहा है। फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस कितना, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 2r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम एम अपॉन, इनिशियली सरफेस पे रखा था तो सिर्फ आर रहेगी बेटा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा देखो, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन 3r प्लस जी कैपिटल एम अपॉन आर, किसके बराबर आ जाएगा ये, 2/3 जी एम अपॉन आर, यही बचेगा क्या, मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं, आर से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2/3 स्मॉल एम, पूरा ग्रेविटी बन जाएगा आर एज इट इज, 2/3 mgr आ जाएगा ना। देख लो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ये वाला करो। Two particles of equal mass m move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of the each particle. ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। हो गया।
हेलो, हुआ बेटा? यस मैम। क्या आंसर आया? मैम रूट GM अपॉन 4R। रूट GM अपॉन 4R। गलत आया है। GM अपॉन 4R, डी ऑप्शन। यस मैम। यस मैम। डी ठीक आया है। अच्छा, अगर एक का मास m रख देती हूँ और एक का मास 2m रख देती हूँ, अब करो। अब बताओ स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, यही है कि मेरे पास ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें पार्टिकल एक m है और दूसरा 2m है, दोनों रोटेट कर रहे हैं। रेडियस कितना हो जाएगा? 2r, सॉरी इनके बीच का डायमीटर 2r हो जाएगा ना। अब मुझे बताओ ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी। अब कर दो तो जानो, करो। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। हम्म क्या बनेगा इसमें? क्या कुछ चेंज आएगा इसमें? हाँ,
देखो, अब ये जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये किसके अबाउट घूम रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे के अबाउट घूम रहे हैं, है ना। देखो, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के सर्कल लगा रहे हैं एक ही उसमें, तो यानी ये किसके अबाउट घूम रहे होंगे? अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। ये क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। यानी ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। तो जब हम यहाँ से स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालते हैं तो आपने क्या करा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तो आप जी, मास m, दूसरे का 2m, अपॉन में दोनों के बीच में कितनी दूरी है बेटा? 2r। 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर इक्वल्स टू, सेंट्रीपिटल फोर्स जब लिखने बैठोगे तो क्या फॉर्मूला होता है? mv स्क्वायर अपॉन r, है ना। mv स्क्वायर अपॉन r। अब मान लो आपने, अब तुम्हें निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, कि m से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है और 2m से कितनी दूरी पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम स्मॉल m से निकालना चाहती हूँ मैं, तो स्मॉल m से कितना हो जाएगा? 2m ऊपर अपॉन टोटल मास विच इज 3m मल्टीप्लाई बाय 2r। 2r को d मान सकते हैं, चलो 2r मान लो। m से m कट गया तो ये कितना आया? 2/3 टाइम्स ऑफ 2r। कहां से? m से। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2m, 2m से कितना हो जाएगा? 2m से हो जाएगा ये 1/3 इंटू 2r। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। जब अब सेंट्रीपिटल फोर्स लिखोगे mv स्क्वायर अपॉन r, तो जो मास ले रहे हो उसी का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लिखना रेडियस में। मान लो अगर मैंने यहाँ पर स्मॉल m लिखा है, तो स्मॉल m से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर आया था? 2/3 टाइम्स ऑफ कितने? 2r के। तो ये क्या लिखा मैंने? एक सेकेंड, अपॉन में लिखना है ना रेडियस, तो शायद अभी तुम्हें सेंटर ऑफ मास पढ़ा नहीं है ना, तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे अब? रेडियस। यहाँ पर रेडियस आएगी बेटा 2/3 ऑफ 2r, ठीक है। अब यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो तब हम इसको कराएंगे। बट याद रखना, जब भी ऐसे दो पार्टिकल्स हों जो आपस में एक दूसरे के ही चक्कर लगा रहे हैं, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। किसके अबाउट घूमते हैं? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है बेटा। ठीक है, फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। अगले नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। किसी को अगर आज की क्लास में डाउट है तो पूछ लो। डाउट होना तो नहीं चाहिए वैसे, है ना। चलो ठीक है, बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय।